Bismillahirrahmanirrahim. First of all, I welcome you one more time on my YouTube channel Updated Points. तो आज जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे हम वो है चैप्टर नंबर 12 क्लास 10th का कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। तो इस टॉपिक के बारे में हम इस चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे। इसमें पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन होता क्या है, ह्यूमन में कोऑर्डिनेशन किस काइंड की होती है, ये पढ़ेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। तो ह्यूमन बॉडी किस तरह कोऑर्डिनेट करती है और जो डिफरेंट जो वर्क जो परफॉर्म करती है वो किस तरह कंट्रोल होते हैं, तो इस प्रोसेस को हम डिस्कस करेंगे। तो कोई भी चीज़ है, कोई भी मशीन है, तो अगर हम कोई भी मशीन है तो उसमें भी कोई ना कोई चीज़ होती है ऐसी जो उसको क्या कर रही होती है, कंट्रोल कर रही होती है। तो अगर कोई टॉय भी है तो उसको भी क्या है, कोई सेल होता है उसमें जो क्या उसको क्या करता है, कंट्रोल कर रहा होता है। तो इसी तरह ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनमें भी एक कंट्रोल होता है, कंट्रोल सिस्टम होता है जो कि उसको बॉडी को क्या कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है। और उसमें जो फंक्शन जो होते हैं उसको क्या कर रहा होता है, मेंटेन कर रहा होता है, कंटिन्यू कर रहा होता है। तो जो ह्यूमन बॉडी में जो है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का प्रोसेस, तो उसको जो कंट्रोल कर रहा है सिस्टम वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो इंक्लूड है वो है ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है ये क्या कर रहा है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन जो है मेन ये क्या करता है, बॉडी में जो भी फंक्शन होते हैं उसको क्या करता है, उसको कंटिन्यू करने के लिए, उसको जारी रखने के लिए क्या करता है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, उसको कंट्रोल करता है। तो अगर हम देखें, अगर ह्यूमन बॉडी रन भी करती है, अगर भाग भी रहे, अगर इंसान भाग रहा है तो उसमें होता क्या है कि जो अब इंसान भाग रहा होता है तो मसल जो है वो वर्क कर रहे होते हैं। तो जब मसल का वर्क कर रहे होते हैं तो उस दौरान क्या प्रोसेस होता है कि जो ब्रीथिंग रेट है वो बढ़ जाता है। ब्रीथिंग रेट जब बढ़ता है तो उससे क्या होती है कि हार्ट बीट जो है वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो हार्ट बीट जब बढ़ती है तो क्या होती है कि हार्ट बीट इसलिए बढ़ती है क्योंकि जो ऑक्सीजन है जो इन्वायरमेंट से वो क्या हो, ह्यूमन बॉडी में इंटर हो, और वो जो ऑक्सीजन है वो फिर ब्लड में सर्कुलेट करे। और ब्लड में जब वो सर्कुलेट करेगी तो वो मसल को क्या हो, उसकी फैसिलिटी हो। तो जब ऑक्सीजन जो है वो मसल को मिलेगी तो उससे क्या करेंगे, मसल वर्क करेंगे। तो हमने देखा तो इस दौरान क्या हो रहा है, ब्रीथिंग रेट एक बढ़ जाता है। ब्रीथिंग रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद हमने देखा कि इसमें जो हार्ट बीट है, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है। तो हार्ट बीट इसलिए इंक्रीज होती है क्योंकि ताकि जो ऑक्सीजन है जो एनवायरनमेंट से वो क्या हो, ज़्यादा इंटर हो ह्यूमन बॉडी में, और जो ब्लड में ज़्यादा सर्कुलेट करे। जब वो ज़्यादा सर्कुलेट करेगी तो मसल को उसकी फैसिलिटी होगी, वो मसल को प्रोवाइड होगी, तो उससे क्या होगा कि जो हार्ट बीट है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इस तरह ये डिफरेंट जो है ब्रीथिंग रेट और हार्ट बीट इंक्रीज हो रहे होते हैं। तो ये किसके कंट्रोल में होते हैं, ये ब्रेन के कंट्रोल में होते हैं। ब्रेन इनको कंट्रोल कर रहा होता है, ब्रेन इनको मैसेज दे रहा होता है कि बॉडी रन कर रही है, तो इससे क्या करना है कि जब ज़्यादा रन करनी है तो जो है ब्रीथिंग रेट वो इससे इंक्रीज करना है। तो ब्रीथिंग रेट जब इंक्रीज होगा तो जो है ऑक्सीजन जो है एनवायरनमेंट से वो क्या होगी, ज़्यादा ह्यूमन बॉडी में क्या होगी, इंटर होगी। तो इसके बाद हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में इसकी टाइप्स देखते हैं कोऑर्डिनेशन की। तो इसकी टाइप्स की बात करें तो इसमें दो मेन टाइप्स हैं जो कि ह्यूमन बॉडी में या एनिमल में क्या होती है, तो इसमें फर्स्ट नंबर पे है, जो फर्स्ट नंबर पे इसमें है वो केमिकल कोऑर्डिनेशन है, और दूसरी है नर्वस कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन है और दूसरे नंबर पे जो है वो क्या है, नर्वस कोऑर्डिनेशन। अब ये होता क्या है इस प्रोसेस में,
अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स में जो कोऑर्डिनेशन होती है वो सिर्फ एक किस्म की होती है, वो है सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन। अब उसकी रीजन क्या है, ये नर्वस कोऑर्डिनेशन उनमें क्यों नहीं हो रही होती, क्योंकि उनमें क्या नहीं होता नर्वस कोऑर्डिनेशन में। एक्चुअली ह्यूमन बॉडी की मैं बात करें तो नर्वस कोऑर्डिनेशन में स्पाइनल कार्ड और क्या होता है, ब्रेन जो होता है, ये नर्वस कोऑर्डिनेशन स्पाइनल कार्ड और ब्रेन पर क्या होती है, कंसिस्ट होती है। तो लेकिन प्लांट में कोई भी ब्रेन या स्पाइनल कार्ड नहीं मौजूद होते, इसलिए उसमें क्या नर्वस कोऑर्डिनेशन वो नहीं हो सकती। उसमें क्या होती है, केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है, डिफरेंट हार्मोन्स के जरिए क्या होती है, जो कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस है वो होता है और बॉडी क्या करती है, वर्क करती है। तो अब बात करते हैं ह्यूमन में। अगर ह्यूमन में बात करें तो ह्यूमन में दोनों तरह की कोऑर्डिनेशन होती है, नर्वस कोऑर्डिनेशन भी होती है और उसके बाद बात करें तो केमिकल कोऑर्डिनेशन भी होती है। तो जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है इसमें देखें तो इसमें क्या होता है, इसमें डिफरेंट केमिकल जो है वो डिफरेंट ग्लैंड्स जो हैं वो क्या करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड जो हो गया या तो वो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है पेंक्रियाज वगैरह, तो क्या करते हैं डिफरेंट क्या करते हैं हार्मोन रिलीज करते हैं। तो इससे क्या होती है बॉडी में जो कोऑर्डिनेशन का सिस्टम है वो उसको क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। तो उसके बाद हम बात करते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन की। अब नर्वस कोऑर्डिनेशन ह्यूमन बॉडी में देखें तो नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है इसमें ये दो पार्ट्स में कंसिस्ट होती है, एक है ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। तो ब्रेन जो है वो क्या कर रहा है ह्यूमन बॉडी में, जो भी वर्क कर रहा है ह्यूमन बॉडी वर्क कर रही होती है, उसको क्या करता है ब्रेन जो कंट्रोल करता है। और स्पाइनल कार्ड की बात करें तो स्पाइनल कार्ड हमारे वर्टिब्रा में पाया जाता है, जो बैकबोन है उसमें क्या पाया जाता है, स्पाइनल कार्ड पाया जाता है। और ये दोनों जो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड है ये नर्वस सिस्टम के क्या है, पार्ट्स हैं। तो इनका क्या है इंपॉर्टेंट रोल है किसमें, नर्वस कोऑर्डिनेशन में। उसके बाद हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन एक्शन के बारे में। कोऑर्डिनेशन एक्शन, तो इसमें हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन एक्शन, कोऑर्डिनेशन एक्शन। तो ये जो प्रोसेस है इसमें जो हम बात करें तो इसमें 5 स्टेप्स जो हैं वो इंक्लूड हैं। तो वो 5 स्टेप्स जो हैं वो कौन कौन से हैं उनको डिस्कस करते हैं हम इधर। पहला है स्टिमुलाई, उसके बाद है रिसेप्टर, उसके बाद है कोऑर्डिनेट, उसके बाद हम बात करें तो क्या है इफेक्टर है, और लास्ट नंबर पे जो है वो क्या है रिस्पॉन्स। तो ये जो 5 स्टेप्स हैं स्टिमुलाई, रिसेप्टर, कोऑर्डिनेट और इफेक्टर और रिस्पॉन्स, ये क्या है इन्वॉल्व है किसमें, कोऑर्डिनेशन एक्शंस में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टिमुलाई के बारे में, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप है। इसमें स्टिमुलाई होता क्या है, तो इसमें हम बात करते हैं कि जो भी हम देखते हैं कलर्स को देखते हैं, तो उसमें हम जो कलर्स को जो भी क्लॉथ है उसको कलर्स होते हैं डिफरेंट, तो उसको हम देखते हैं अपनी आई से। तो उसमें क्या होता है वो जो कलर होता है या फिर हम लाइट को देखते हैं, लाइट के डिफरेंट कलर्स होते हैं, तो उसको हम देखें तो ये क्या है हमारे लिए, ये क्या है कलर या लाइट क्या है, ये हमारे लिए स्टिमुलाई है, कलर और लाइट वगैरह। तो ये क्या है हमारे लिए स्टिमुलाई है। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है इसमें उसको देखें तो रिसेप्टर। तो रिसेप्टर क्या होता है, जो हमारी बॉडी है ये क्या है रिसेप्टर है, जो बॉडी की स्किन है या हमारी नोज है, एयर है या टंग है, जो भी है ये डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो ये क्या है हमारे लिए ये क्या है रिसेप्टर है। इनका क्या ये क्या रोल प्ले करते हैं एज ए रिसेप्टर। अब ये क्या होता है हमारा अगर कोई भी हमारा अगर हाथ लग जाए किसी गर्म चीज पर, तो हम उसी वक्त क्या होता है हाथ हमारा हम पीछे कर लेते हैं। तो ये क्या जो हमारी स्किन है ये इसने कैसे वर्क किया, इसने एज अ रिसेप्टर वर्क किया। तो इसलिए जो भी हम हमारे अगर हम बात करें तो हम म्यूजिक वगैरह अगर सुनते हैं या साउंड वगैरह, तो वो भी हमारे लिए तो वो हम किसके जरिए सुनते हैं, एयर के जरिए। तो एयर भी हमारे लिए क्या हुआ रिसेप्टर हुआ। उसके बाद अगर हम बात करें तो हम किसी भी चीज़ का टेस्ट वगैरह करते हैं, तो उसमें हमारी टंग का इम्पोर्टेंट रोल है।
तो इसका जो हमारी टंग है इसका ये क्या कैसे वर्क करेगी एज अ रिसेप्टर। तो उसके बाद अगर हम बात करें हमारी नोज है डिफरेंट केमिकल्स के या स्मेलिंग वगैरह के लिए ये यूज होती है। तो इसके में क्या होता है ये कैसे वर्क करती है एज अ रिसेप्टर वर्क करती है हमारी नोज भी। तो ये जो हमारी बॉडी पार्ट्स हैं जो हमारे स्किन है ये सब कैसे वर्क करते हैं एज अ रिसेप्टर। नोज, एयर, टंग, स्किन ये सब कैसे वर्क करते हैं एज अ रिसेप्टर वर्क करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो भी मैसेज होता है वो स्टिमुलस रिसेप्टर को तक जाता है। रिसेप्टर फिर क्या करता है वो जो मैसेज होता है वो किसको देता है कोऑर्डिनेट को देता है। तो ये कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस जो है कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस इसमें ये दो तरह की होती है जो मैंने आपको पहले बताया केमिकल भी हो सकती है और ये किस तरह हो सकती है नर्वस कोऑर्डिनेशन भी हो सकती है और केमिकल कोऑर्डिनेशन भी हो सकती है। तो अगर वो बॉडी जो है वो अगर जो रिस्पॉन्स मैसेज जो आया अगर वो वर्क करेगी किस तरह वर्क करेगी अगर वो केमिकल के जरिए वर्क करेगी तो क्या करेंगे वो डिफरेंट हार्मोन्स के जरिए वो क्या करेंगे उसको कोऑर्डिनेट करके उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर हम बात करें केमिकल कोऑर्डिनेशन की ये जो प्रोसेस है केमिकल कोऑर्डिनेशन का ये क्या है ये स्लो है और लॉन्गर है। लेकिन अगर हम बात करें नर्वस कोऑर्डिनेशन की तो इसमें क्या होता है और कोई भी मैसेज जो है वो रिसीव होता है फॉर एग्जांपल हमारा कोई जो हाथ है वो हार्ड चीज़ को टच हो जाता है तो हम क्या करते हैं उसी वक्त मैसेज जो है जो हाथ है वो पीछे कर लेते हैं। तो ये जो हाथ पीछे करते हैं तो ये क्या है ये नर्वस कोऑर्डिनेशन है क्योंकि ये फौरन इमीडिएट उसी वक्त क्या करते हैं जो है वो हाथ अपना पीछे किया तो ये कौन सी कोऑर्डिनेशन हुई ये नर्वस कोऑर्डिनेशन हुई। तो इससे क्या प्रूव होता है कि जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है वो इमीडिएट कोऑर्डिनेशन है और ये क्या है शॉर्ट है। तो लेकिन जो अगर बात करें जो आपको बताया पहले कि केमिकल कोऑर्डिनेशन में क्या होता है वो लॉन्ग प्रोसेस है और स्लो प्रोसेस है। लेकिन जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है ये क्या है शॉर्ट है लेकिन फौरन हो जाता है ये प्रोसेस हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं हम इफेक्टर की। फोर्थ नंबर पे जो स्टेप आता है इसमें केमिकल कोऑर्डिनेशन एक्शन में उसमें जो फोर्थ है वो है इफेक्टर। तो जो मैसेज रिसीव होता है स्टिमुलाई से किसको रिसेप्टर को तो रिसेप्टर किसको देता है कोऑर्डिनेशन को कोऑर्डिनेट को। तो इससे क्या होता है जो मैसेज आता है इफेक्टर के पास। तो इफेक्टर फिर क्या करता है इफेक्टर जो है वो मैसेज आगे किसको देता है इफेक्टर तक जब मैसेज रिसीव होता है तो फिर इफेक्टर क्या करता है उसके मुताबिक क्या करते हैं अपना जो है रिस्पॉन्स है वो शो करता है उससे फिर अपना क्या है रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा। तो वो जो रिस्पॉन्स वो प्रोड्यूस करेगा वो हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं जो हमारा हाथ है फॉर एग्जांपल उससे भी शो हो सकता है तो मसल के जरिए भी शो हो सकता है क्योंकि मैंने आपको पहले भी एग्जांपल में बताया कि जब भी कोई हार्ड चीज़ को हमारा हाथ टच होगा तो हम उसी वक्त उसको पीछे कर लेंगे। तो ये उसी वक्त जो अब हमने हाथ पीछे किया तो ये रिस्पॉन्स शो हुआ जो कि क्या हुआ नर्वस कोऑर्डिनेशन का नर्वस कोऑर्डिनेशन का रिस्पॉन्स शो हुआ। तो ये 5 स्टेजेस थी जो कि किस में शो होती हैं कोऑर्डिनेशन एक्शन में। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें अगले टॉपिक की कि अगले टॉपिक में ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है उसको डिस्कस करते हैं हम। ये हमने अभी डिस्कस किया है कोऑर्डिनेशन एक्शन को। अब हम बात करेंगे किसके बारे में ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में। ह्यूमन नर्वस सिस्टम। अब ये ह्यूमन में जो नर्वस सिस्टम है इसके बारे में हमने डिस्कस करना है। जो ह्यूमन में नर्वस सिस्टम है इसके बारे में बात करें तो ये इसमें दो पार्ट्स पे ये कंसिस्ट होता है जो आपको मैंने पहले भी बताया है कि एक तो इसमें है कि ब्रेन है, एक ब्रेन हो गया जो कि हेड में फोर के नीचे पाया जाता है। और उसके बाद हमने बात की कि इसमें इसके दो सेकंड पार्ट है वो है स्पाइनल कॉर्ड। तो ये स्पाइनल कॉर्ड जो इसका पार्ट्स है। तो ये ह्यूमन नर्वस सिस्टम ब्रेन और किस पे मुश्तमिल होता है स्पाइनल कॉर्ड पे मुश्तमिल होता है। लेकिन ह्यूमन नर्वस सिस्टम तो उसमें जो है एक तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है ह्यूमन नर्वस सिस्टम की। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है ये दो से
दो पर मुश्तमिल होता है, एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पहले उसके बाद बात करते हैं, ये जो हमने बात की है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की, ये किसमें इंक्लूड है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो किस पे मुश्तमिल होता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे मुश्तमिल होता है। और जिसमें जो दूसरा सिस्टम इंक्लूड है, दो इसकी जो दूसरी टाइप्स है, उसमें जो है वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि नर्व जो है वो कहाँ से सेपरेट होना स्टार्ट होती हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्टार्ट होती हैं। और क्या होता है उसमें? थ्रू आउट द बॉडी पार्ट्स क्या होती हैं? वो सेपरेट होती हैं, उस तक प्रेजेंट होती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में तो लेकिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पर मुश्तमिल होता है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इसमें क्या होता है कि जो नर्व्स हैं वो सेपरेट होती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से थ्रू आउट द बॉडी पार्ट्स। तो ये था ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो कि दो टाइप से मुश्तमिल था। उसके बाद हम बात करते हैं नर्व सेल या न्यूरॉन के बारे में। नर्व सेल और न्यूरॉन। तो अगर हम बात करें नर्व सेल, तो नर्व सेल और न्यूरॉन बेसिकली एक ही चीज है। तो जो हमारा नर्वस सिस्टम जो है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है, इसमें बिलियंस ऑफ द जो नर्वस सिस्टम जो है एंड बिलियंस ऑफ द नर्व्स जो है, नर्व सेल जो है या न्यूरॉन जो है वो क्या है? प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो नर्व सेल है, न्यूरॉन है, ये क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है किसका? नर्वस सिस्टम का। उसके बाद हम बात करते हैं कि नर्वस न्यूरॉन या नर्व सेल किस पर मुश्तमिल होता है। तो इसमें हम देखेंगे कि ये सेल बॉडी पर मुश्तमिल होता है। तो इसमें पहले सेल बॉडी की बात कर लेते हैं। तो सेल बॉडी में क्या होता है कि सेल बॉडी में न्यूक्लियस भी होता है, न्यूक्लियस। सेल बॉडी में एक तो न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है। उसके अलावा जो है बहुत सी ऑर्गेनेल्स भी क्या हैं इसमें प्रेजेंट होती हैं। तो ये था सेल बॉडी। इसके बाद अगर हम बात करें कि इसमें साथ में एक प्रोजेक्शन होती है जो किसको एक प्रोजेक्शन होती है एक्सॉन। तो ये क्या करती है? ये जो नर्व इंपल्स होती है इसको क्या एक्सॉन जो है नर्व इंपल्स को क्या करता है? जो नर्व इंपल्स होती है उसको अवे फ्रॉम द सेल बॉडी क्या करता है? लेके जाता है। मतलब ये सेल बॉडी है तो इससे दूर लेके जाएगा, अवे फ्रॉम द सेल बॉडी लेके जाएगा। कौन? एक्सॉन नर्व। किसको? नर्व इंपल्स को। तो अब बात करें एक्सॉन की, तो एक्सॉन इसके ऊपर क्या पाए जाते हैं? सेल्स पाए जाते हैं जिसको किस चीज का नाम दिया जाता है? श्वान सेल्स का। तो श्वान सेल पाए जाते हैं ये। तो न्यूरोग्लियल सेल्स जो उसको सपोर्ट करते हैं। तो श्वान सेल्स होते हैं किसके ऊपर? एक्सॉन के ऊपर। तो जो श्वान सेल जो है तो इसके ऊपर एक क्या होती है? लेयर होती है जिसको किस चीज का नाम दिया जाता है? माइलिन शीथ का नाम दिया जाता है। तो ये माइलिन शीथ हो गई। तो अब क्या करती है? जो नर्व इंपल्स होती है, अब ये जो माइलिन शीथ जो है ये एक इंसुलेटर है, इससे इलेक्ट्रिसिटी भी क्या हो सकती है? पास नहीं हो सकती। तो जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास हो सकती तो अब नर्व इंपल्स ने मूव करना, तो वो कैसे करेगी? क्योंकि ये तो इंसुलेटर है माइलिन शीथ। तो अब नर्व इंपल्स क्या करेगी? वो जंपिंग करेगी। तो नर्व इंपल्स नोड्स टू नोड्स जो है वो जंप करेगी। अब वो पॉइंट जहाँ पे वो नोड जहाँ पे क्या है? माइलिन शीथ नहीं होती या नॉन माइलिनेटेड एरिया होता है या पॉइंट होता है, नोड होता है, तो जो है नर्व इंपल्स जो है वो जंप करेगी नोड्स टू नोड्स। तो वो नोड जहाँ पे क्या हो जाती है? जो पॉइंट जहाँ पे माइलिन शीथ नहीं होती या नॉन माइलिनेटेड एरिया होता है उसको किस चीज का नाम दिया जाता है? नोड्स ऑफ द रेनवीर। तो नोड्स ऑफ द रेनवीर। तो जो नर्व इंपल्स जो है वो क्या करती है? जंप करती है नोड्स ऑफ द रेनवीर। तो इसमें क्या करती है? जो ये नर्व इंपल्स जो ये जंप कर रही है इसको किस चीज का नाम दिया जाता है? सल्टेटरी नर्व, सल्टेटरी नर्व इंपल्स। या फिर इसको एक और नाम भी दिया जाता है क्योंकि ये जंप कर रही होती है तो इसको जंपिंग नर्व भी कहते हैं, नर्व इंपल्स भी कहते हैं, जंपिंग नर्व इंपल्स।
तो अब आपको बताया मैंने कि ये नर्व इम्पल्स क्योंकि मेलिनेटेड एरिया इंसुलेटर है, तो इस पे फिर क्या करती है, नर्व इम्पल्स जंप करती है नॉन मेलिनेटेड एरिया जो होता है वहां से, फिर वो पॉइंट जहाँ पे नॉन मेलिनेटेड एरिया होता है, जहाँ पे मेलिन शीट्स नहीं पाई जाती। तो उसके बाद अगर ये तो था एक्सॉन के बारे में, तो उसके बाद है डेंड्राइट। डेंड्राइट जो है, डेंड्राइट में अगर हम बात करें तो डेंड्राइट वो प्रोजेक्शन होती है जो क्या करती है, जो जो नर्व इम्पल्स होती है उसको क्या करती है, नर्व इम्पल्स को टूवर्ड्स द सेल बॉडी लेके आती है, नर्व इम्पल्स को टूवर्ड्स द सेल बॉडी लेके आती है कौन, डेंड्राइट। तो डेंड्राइट जो है ये क्या करती है, टूवर्ड्स द सेल बॉडी, किसको, नर्व इम्पल्स को, नर्व इम्पल्स टूवर्ड्स द सेल बॉडी, जो सेल की बॉडी होती है। तो ये अब जो सेल बॉडी की बात हो रही है, ये हमारी बॉडी की बात नहीं हो रही, ये जो एक्सॉन की सेल बॉडी है उसकी बात हो रही है। तो ये क्या करती है, नर्व इम्पल्स क्या करती है, डेंड्राइट क्या करती है, नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी की तरफ लेके आती है। लेकिन अगर हम बात करें एक्सॉन की, तो एक्सॉन क्या करते हैं कि एक्सॉन नर्व इम्पल्स को अवे लेके जाती है, किससे, अवे फ्रॉम दी सेल बॉडी। तो ये था डेंड्राइट एक्सॉन के बारे में और सेल बॉडी के बारे में। तो अब हम बात करेंगे इसमें जो नर्व सेल जो है, जो इसकी न्यूरॉन जो है, तो इसकी टाइप्स देखेंगे फंक्शन के लिहाज से। तो फंक्शन के लिहाज से इसको हम डिस्कस करेंगे अब न्यूरॉन को, कि इसकी कितनी टाइप्स हैं और वो क्या कैसे फंक्शन परफॉर्म करती हैं, और वो फिर वो उनको उनकी डिवीजन कैसे होती है, उनकी टाइप कितनी, उसको देखते हैं। तो पहले नंबर पे हम देखें तो क्या है, सेंसरी नर्व न्यूरॉन। उसके बाद हम देखें तो कौन सी है, मोटर न्यूरॉन। और अगर हम थर्ड नंबर पे देखें तो कौन सी है, इंटरन्यूरॉन। तो हम डिस्कस कर रहे थे न्यूरॉन को। तो न्यूरॉन की भी अगर हम देखें तो फंक्शन के लिहाज से तीन टाइप्स हैं। फर्स्ट नंबर पे है सेंसरी न्यूरॉन, सेकंड नंबर पे है क्या है, मोटर न्यूरॉन, और थर्ड नंबर पे क्या है, इंटरन्यूरॉन। अब बात करते हैं फर्स्ट नंबर पे जो है इसकी टाइप जो है फंक्शन के लिहाज से, सेंसरी न्यूरॉन। ये क्या करती है, तो पहले मैंने आपको जो कोऑर्डिनेशन एक्शन है उसके बारे में मैंने आपको बताया कि उसमें 5 स्टेप होते हैं, स्टिमुलाई, रिसेप्टर, उसको मैं दोबारा बता देता हूँ, स्टिमुलाई, रिसेप्टर, कोऑर्डिनेटर, इफेक्टर, और लास्ट पे है रिस्पॉन्स। तो ये मैंने आपको बताया है कि जो कोऑर्डिनेशन एक्शन है उसमें ये क्या होते हैं, 5 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। अब ये न्यूरॉन जो है इसकी जो फंक्शन के लिहाज से टाइप है, तो सेंसरी जो न्यूरॉन है इसका फंक्शन हम देखें तो सेंसरी न्यूरॉन क्या करती है, जो भी मैसेज होता है सेंसरी न्यूरॉन वो क्या करती है, स्टिमुलाई से रिसीव करके रिसेप्टर से क्या करती है, कोऑर्डिनेटर तक क्या करती है, इसको पहुंचाती है। तो सेंसरी न्यूरॉन क्या करेगी, कोऑर्डिनेटर तक की जो मैसेज है उसको पहुंचाएगी, स्टिमुलाई से लेकर रिसेप्टर से लेकर कोऑर्डिनेटर तक। उसके बाद हम बात करते हैं मोटर न्यूरॉन। तो कोऑर्डिनेट जो सेंसरी न्यूरॉन के बारे में बताया आपको कि जो रिसेप्टर से लेकर कोऑर्डिनेटर तक मैसेज को पहुंचाएगी। अब कोऑर्डिनेटर में हमारे जो है स्पाइनल कार्ड जो है और ब्रेन जो है वो इंक्लूड है। तो अब वो उसे हिसाब से होगा कि वो कौन सी कोऑर्डिनेशन शो करती है, केमिकल कोऑर्डिनेशन शो करती है या फिर नर्वस कोऑर्डिनेशन शो करती है। तो ये क्योंकि हम नर्वस कोऑर्डिनेशन को डिस्कस कर रहे हैं तो वो नर्वस से कोऑर्डिनेशन का ही प्रोसेस है, तो नर्वस कोऑर्डिनेशन ही है शो करेगी। तो आप ये बात करें मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन क्या करेगी कि जो मैसेज होगा कोऑर्डिनेटर के पास उसको किस तक पहुंचाएगी, अफेक्टर तक, और फिर उससे क्या होगा, रिस्पांस शो होगा। तो उसके बाद हम थर्ड जो इसकी काइंड है उसको डिस्कस करते हैं कि इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन में
इंटर न्यूरॉन क्या काम करती है? तो इंटर न्यूरॉन जो है वो मैसेज क्या करती है, पहुंचाती है कहाँ तक? सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के दरमियान जो है, इनके बिटवीन जो है, जो मैसेज को क्या करते हैं, पहुंचाने का काम करती है। तो एक और चीज जो मैं आपको बताऊंगा कि एक्सॉन जो है, न्यूरॉन जो है, उस पे अब ऐसा भी हो सकता है कि एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट हो, और ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज्यादा एक्सॉन और एक से ज्यादा डेंड्राइट मौजूद हो, और इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि उस पर एक एक्सॉन मौजूद हो और बहुत से क्या हो, डेंड्राइट मौजूद हो। तो अब बात करते हैं सेंसरी न्यूरॉन जो है, क्योंकि सेंसरी न्यूरॉन में कितने एक्सॉन कितने डेंड्राइट मौजूद होते हैं उसको बात करते हैं। तो सेंसरी न्यूरॉन में जो है एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट, ये क्या है, मौजूद होती है। उसके बाद बात करते हैं किसके बारे में, मोटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन के बारे में। इंटर न्यूरॉन में बताया आपको बताऊं तो इंटर न्यूरॉन में बहुत से न्यूरॉन, बहुत से एक्सॉन और बहुत से क्या होते हैं, डेंड्राइट मौजूद होते हैं। बहुत से एक्सॉन होते हैं और बहुत से डेंड्राइट मौजूद होते हैं। तो ये किसमें होते हैं, बहुत से इंटर न्यूरॉन जो है उसमें बहुत से एक्सॉन मौजूद होते हैं और बहुत से डेंड्राइट्स मौजूद होते हैं। लेकिन अब जो जो इसकी जो मोटर न्यूरॉन है इसकी बात करें तो इसमें कितने एक्सॉन पाए जाते हैं? तो इसमें सिर्फ एक एक्सॉन पाया जाता है, और लेकिन अगर हम बात करें डेंड्राइट्स की तो इसमें बहुत से डेंड्राइट्स पाए जाते हैं। तो मोटर न्यूरॉन में क्या होता है, एक डेंड्राइट, एक इसमें एक्सॉन पाया जाता है और बहुत से मैनी डेंड्राइट्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं किसमें, मोटर न्यूरॉन में। तो ये थी किसकी टाइप्स, न्यूरॉन की टाइप्स। तो न्यूरॉन की टाइप्स, तो ये इसकी 3 टाइप्स थी जिसको मैंने जिसके बारे में मैंने आपको तफसील से बता दिया है कि ये इनमें कितने डेंड्राइट मौजूद होते हैं, क्या ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो जो मेच्योर न्यूरॉन होते हैं ये क्या होते हैं, डिवाइड नहीं होते। तो मेच्योर न्यूरॉन जो है वो क्या होता है, डिवाइड नहीं होते। तो इसमें जो है रीजनरेशन, जो ब्रोकन न्यूरॉन होते हैं उनमें रीजनरेशन का प्रोसेस क्या होता है, मौजूद होता है। तो तो इसमें जो एक प्रोटीन मौजूद, जो इम्पोर्टेंट प्रोटीन जो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व है, जब रीजनरेशन जो न्यूरॉन जब ब्रेक होते हैं तो दोबारा इनकी जो रीजनरेशन होती है, तो ग्रोथ फैक्टर जो है प्रोटीन वो है इसमें क्या है, इन्वॉल्व होती है। तो ये था किसमें, किसके बारे में, सेंसरी न्यूरॉन की टाइप्स के बारे में। तो अब हम डिस्कस करेंगे नर्व के बारे में। तो नर्व के बारे में बात करते हैं। अब पहले तो हमने बात की किसके बारे में, न्यूरॉन के बारे में, लेकिन अब हम बात करेंगे किसके बारे में, नर्व। तो नर्व क्या है, नर्व मींस यूनियन ऑफ द एक्सॉन्स। जब एक्सॉन्स की यूनियन होती है तो वो क्या इन्वेल्प्ड होती है बाय लेयर ऑफ द लिपिड। यूनियन ऑफ एक्सॉन जो है वो क्या होते हैं कि इन्वेल्प्ड होते हैं बाय मेम्ब्रेन, लिपिड की जो लेयर होती है, इन्वेल्प्ड बाय लिपिड लेयर। तो ये लिपिड की जो लेयर होती है ये किसके गिर्द मौजूद होती है, यूनियन ऑफ दी एक्सॉन के बारे, एक्सॉन्स के इर्द गिर्द। तो एक्सॉन के बारे में मैंने आपको पहले भी तफसील से बता दी है। तो इसमें अब नर्व की जो टाइप्स हैं उसको देखते हैं। तो इसमें पहली जो इसकी टाइप्स है वो है सेंसरी नर्व। सेकंड पे देखें तो मोटर नर्व, और थर्ड नंबर पे देखें तो मिक्स्ड नर्व। अब इसमें होता क्या है इन टाइप्स में, तो इसको देखते हैं। अब जो सेंसरी नर्व होती है, सेंसरी नर्व में जो एक्सॉन पाए जाते हैं वो किसके होते हैं, सिर्फ सेंसरी न्यूरॉन के एक्सॉन होते हैं। तो इसलिए इसको किस चीज का नाम दिया जाता है, सेंसरी नर्व का, क्योंकि इसमें क्या होता है जो न्यूरॉन्स एक्सॉन्स पाए जाते हैं वो सिर्फ सेंसरी न्यूरॉन के होते हैं।
तो इसलिए इसको सेंसरी न्यूरॉन कहा जाता है। तो अब बात करते हैं सेकंड जो इसकी टाइप्स है, मोटर नर्व। तो मोटर नर्व में क्या आता है, जो इसमें एक्सोन पाए जाते हैं वो किसके होते हैं, मोटर न्यूरॉन के होते हैं। तो इसलिए इसको किस चीज का नाम दिया जाता है, मोटर नर्व का। तो लास्ट पे जो है मिक्स नर्व जो है, इसमें बात करें तो इसमें जो एक्सोन्स पाए जाते हैं इसमें इन दोनों के होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन के भी होते हैं और मोटर न्यूरॉन के, दोनों के क्या होते हैं, जो एक्सोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इसलिए इसको किस चीज का नाम दिया जाता है, मिक्स्ड नर्व का नाम दिया जाता है। तो ये था आज का टॉपिक कोऑर्डिनेशन। ह्यूमन में जो है ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। तो लेकिन एक इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यू जो अक्सर पेपर में आता है वो ये है कि मोटर न्यूरॉन को एक किस चीज का नाम दिया जाता है, मोटर न्यूरॉन को मॉडल न्यूरॉन भी कहते हैं। तो ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है। तो इसके अलावा जो और एमसीक्यूज में पूछा जाता है वो अक्सर जो मरूजी आती है वो क्या आती है, डेंड्राइट और एक्सोन के बारे में आती है कि कौन जो है वो नर्व इम्पल्स को अवे फ्रॉम द सेल बॉडी लेके जाता है और कौन क्या करता है, जो नर्व इम्पल्स होती है उसको क्या करता है, टूवर्ड्स द सेल बॉडी लेके आता है। तो लेकिन जो है एक्सोन्स वो क्या करता है, अवे फ्रॉम द सेल बॉडी नर्व इम्पल्स को लेके जाता है, और डेंड्राइट जो है वो टूवर्ड्स द सेल बॉडी लेके आता है किसको, नर्व इम्पल्स को। तो ये था सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन नर्वस सिस्टम। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स।